ये बात 9 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब उस दिन को याद करता हूं, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। मेरा 4 साल का रिलेशनशिप बस खत्म ही हुआ था और मैं डाउनटाउन पेरिस के एक पुराने अजीब से बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ा। जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो ये थी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपना काफ़ी सारा सामान, फर्नीचर, किचन का सामान, कॉफ़ी मशीन, सब कुछ रखने दिया। उस वक्त मैं एक वेटर की नौकरी करता था और जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे सिर्फ एक रूम अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता था। वो बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और रात के वक्त हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन कम से कम मेरे पास एक छत थी। पहले 2 हफ्ते सब कुछ ठीक था। मैं सोचता था कि शायद नए शहर का थकान है और मैं बस ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन फिर वो शुरू हुआ। पहली बार मैं रात के 2 बजे के आसपास उठा। मुझे लगा कि कोई मेरे अपार्टमेंट के बाहर बात कर रहा है। पहले तो लगा कि कोई ड्रंक होगा, लेकिन फिर ध्यान से सुना। वो आवाज़ क्लियर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई किसी को बस एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हो, बस चले जा और मर जा। मेरी रगों में खून जम गया। धीरे से पीपहोल से देखा तो एक पतला शर्टलेस आदमी खड़ा था। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान से भरा हुआ था और वो अपनी उंगली से मेरे दरवाजे को धीरे धीरे खरोंच रहा था, जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहा हो। ये हर 2-3 रात में होने लगा। हर बार वो कुछ अजीब बोलता, कभी गाने गुनगुनाता जो एक बच्चे जैसे लगते, कभी मुझे सीधा धमकी देता। मैं रोज दिन भर इस बारे में सोचता रहता। जब भी मैं उसे बिल्डिंग में मिलता वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता। एक दिन मैंने उससे सीधा पूछा, तुम रात को मेरे दरवाजे पे क्या करते हो? वो बस हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे मैं पागल हूं। उसने कहा, मैं तो कभी नहीं आया। उसकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए लगा कि वो सच बोल रहा है, लेकिन फिर वो मुस्कुराया, वही अजीब सी मुस्कान। फिर वो रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक रात मैं बार में काम कर रहा था और एक लड़की से मिला। बातें हुई, सब ठीक था और मैं उसे अपने अपार्टमेंट ले आया। लेकिन रात को वो बिना कुछ बोले चली गई। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ थी, लेकिन मैं थका हुआ था तो फिर से सो गया। लेकिन इस बार जब आवाज़ आई, वो दरवाजे के बाहर नहीं थी, वो मेरे कमरे के अंदर थी। मैंने आंखें खोली तो देखा वो आदमी मेरे कमरे के कोने में खड़ा था। वो अपना सिर दीवार पे जोर जोर से मार रहा था और उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, जैसे किसी ने रिलीजियस चांट्स को एक ललाबाई के साथ मिला दिया हो, वो भी स्लो मोशन में। मैं वहाँ पैरालाइज्ड हो गया। मैं बोल नहीं पा रहा था, न ही हिल सकता था। वो बस अपने सिर को मारते हुए गुनगुना रहा था और फिर एकदम से रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा वो मुझे मार देगा, लेकिन बिना कुछ बोले वो सीधा दरवाज़ा खोल के चला गया। अगली सुबह मैंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई और उसे ले गई, तब जाकर सच सामने आया। वो आदमी स्किज़ोफ्रीनिया का पेशेंट था। वो असल में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। 2 महीने पहले वो वहाँ से भाग गया था। उसे पहली बार हॉस्पिटल तब भेजा गया था जब उसने एक पोस्टमैन के सिर पे शवल से वार किया था, बिना किसी वजह। पोस्टमैन कोमा में चला गया था। वो इंसान मेरे ही बगल में रह रहा था। मैं सोचता हूँ अगर एक दिन दरवाज़ा खोल देता तो शायद मैं यहाँ आज जिंदा नहीं होता। 2 साल बाद मैंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया, लेकिन उसकी वो मुस्कान, वो आज भी मेरे सपनों में वापस आती है। मैं 25 साल की हूं और दिसंबर 2019 में मैंने अपना पहला घर खरीदा, वेस्ट मिशिगन के एक शांत और सेफ नेबरहुड में। एक अकेली लड़की के लिए ये जगह परफेक्ट थी, खासकर जब मेरा इकलौता साथी मेरा कुत्ता न्यूटन था। न्यूटन एक मिड साइज्ड मिक्स्ड ब्रीड है, जिसमें शायद बॉर्डर कॉली और शेपर्ड का मिक्स है। मैंने उसे एक लोकल शेल्टर से अडॉप्ट किया था जब वो सिर्फ एक छोटा सा प्यप था। वो मेरे साथ जेंटल और काल्म रहता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स, खासकर अजनबी मर्दों के लिए उसका बिहेवियर प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हो जाता है। मेरे पास सोशल वर्क की डिग्री है और मैंने रिसेंटली काउंटी जेल में इंटर्नशिप की थी।
वहाँ देखी हुई दुनिया ने मुझे लोकल क्राइम और इंसानी फितरत के डार्क साइड के लिए सेंसिटाइज्ड कर दिया था। शायद इसी वजह से मुझे नए लोगों से मिलने में एक अलग सी कॉशन थी। मैंने आसपास के काफ़ी पड़ोसियों से मुलाकात की, ज़्यादातर एल्डरली लोग जो काफ़ी फ्रेंडली और प्लेजेंट थे। लेकिन हर नेबरहुड में एक ऐसा पड़ोसी होता ही है जो सब कुछ ठीक चल रहे एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर देता है। एक शाम जब मैं घर सेटल कर रही थी, एक नॉक हुआ। मैं दरवाजे पर गई और देखा एक आदमी लगभग लेट 50 या अर्ली 60 का वहाँ खड़ा था। थोड़ा मोटा, बियर्ड के साथ, और सिगरेट की तेज़ बदबू उसके कपड़ों से आ रही थी, लेकिन चेहरे पर एक नॉर्मल सी मुस्कान थी। हाय, मैं जॉन हूँ, यहीं कुछ डोर्स डाउन रहता हूँ। वेलकम टू द नेबरहुड, उसने कहा। उसने अपने आप को हैंडीमैन बताया और कहा कि अगर मुझे कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकती हूँ। इनिशियली मुझे लगा कि ये एक फ्रेंडली जेस्चर है, लेकिन जब उसने कैजुअली पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो, तो मेरे मन में एक छोटी सी लाल झंडा झलक गया। फिर भी मैंने अपने डाउट को साइड में रखा और उसे बताया कि हाँ, मैं यहाँ अकेली हूँ। जाते जाते उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो वैसे, रियली ब्यूटीफुल। वो मुस्कुराया, लेकिन मुझे एक ठंडी सी झुरझुरी अपनी स्पाइन में महसूस हुई। शायद ये बस मेरा ओवरथिंकिंग था, शायद नहीं। महीने बीत गए। हम कैजुअली एक दूसरे को वेव करते थे, लेकिन कोई डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं हुआ। तब तक जब तक एक दिन 1 साल बाद वो फिर से मेरी लाइफ में ज़्यादा एक्टिवली एंटर नहीं हो गया। मैं एक शाम अपने फ्रंट यार्ड में पत्ते रख रही थी। न्यूटन एक ट्री से बंधा हुआ था। तभी जॉन अपने राइडिंग मोवर पर आया और बिना पूछे मेरे लॉन का एक हिस्सा काटने लगा। थोड़ा अनॉय हुई मैं, लेकिन दिखाया नहीं। काम खत्म करके वो मेरे पास आया। न्यूटन, जो यूजुअली काल्म रहता था, जॉन को देखते ही अलर्ट हो गया। उसकी टेल तो वैग कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डिस्ट्रस्ट था। जॉन ने न्यूटन की तरफ हाथ बढ़ाया। न्यूटन ने सूंघा, फिर ग्राउल करने लगा। जॉन ने बिना सोचे समझे मजाक में न्यूटन के चेहरे की तरफ स्वॉट किया। गलत मूव। न्यूटन ने बार्क करना स्टार्ट कर दिया। मैं एम्बैरस थी, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक मुझे तब लगा जब जॉन नीचे जमीन पर हाथों घुटनों के बल बैठ गया और लिटरली डॉग की तरह विम्पर करने लगा। मैं बस वहीं खड़ी थी, डिसबिलीफ में। नजर आसपास घुमाई तो देखा एक औरत जॉन्स के घर के फेंस के उस पार से हमें देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन वो भी कुछ अजीब ही था। जॉन फाइनली उठा और अपनी एक्स वाइफ के बारे में बकवास करने लगा, कैसे वो दोनों अलग हो गए और कैसे वो अब उसके बेसमेंट में रहता है। ये सुनकर मेरा डिस्कम्फर्ट और बढ़ गया। जाते जाते उसने ऑफर दिया कि विंटर में वो मेरा ड्राइववे स्नो ब्लो कर देगा $50 के लिए। मैंने बस फॉर्मल शुक्रिया कहा और अंदर चली गई। कुछ हफ्तों बाद मैं अपना ट्रैश निकाल रही थी जब मैंने कॉर्नर ऑफ माई आई से देखा कि जॉन मुझे अपने ड्राइववे से वेव कर रहा था। इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से चिल्लाया, हे देयर, तो मुझे मजबूरन वेव करना पड़ा। फिर एक दिन जब मैं न्यूटन को वॉक पे ले जा रही थी, तो जैसे ही जॉन्स के घर के पास से गुजरी, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया। और ऑफ कोर्स वो बाहर था ही। उसने मुझे देखा और जल्दी से मेरी तरफ आया। मेरा रिस्ट टूट गया, उसने प्राउडली कहा, जैसे ये कोई इंटरेस्टिंग बात हो। मैंने देखा उसका हाथ कास्ट में था। कैसे हुआ? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने कैजुअली बोला। शायद मैं तुम्हारे डैड के एज का हूं ना। उसके वियर्ड जोक्स और पर्सनल क्वेश्चंस मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे थे। न्यूटन भी रेस्टलेस लग रहा था। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने वो बात कही जो मेरे लिए एक फाइनल स्ट्रॉ थी। मैं तुम्हारा ड्राइववे क्लियर कर दूंगा अगर चाहो तो, और अगर कैश नहीं है तो हम फूल अराउंड भी कर सकते हैं। मुझे लगा मैं गलत सुन रही हूं, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी ट्विस्टेड स्माइल ने कंफर्म कर दिया कि मैं बिल्कुल सही थी। मैंने बस एक फोर्स्ड हंसी के साथ कहा, मैं बताती हूं, और वहां से चल पड़ी। लेकिन उसने फिर से बोला, बस बता देना, अगर कैश नहीं तो तुम और मैं, मुझे बस वहां से निकलना था। घर वापस आते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। गुस्सा, डर और फ्रस्ट्रेशन, इतना कुछ था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। 1 मिनट के लिए मैं सोचने लगी कि क्या मुझे पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन उसने टेक्निकली कुछ इलीगल नहीं किया था, बस अपने इंटेंशंस को क्रीपीली क्लियर किया था। मुझे लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे शक है कि इस वीकेंड वो बिना पूछे मेरा ड्राइववे क्लियर कर देगा, और शायद इस बार कुछ और भी करेगा।
मैंने अपने बेडरूम के लिए नए ब्लाइंड्स ऑर्डर किए हैं, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि मैं अपने ही घर में सेफ नहीं हूं। न्यूटन मेरे साथ है, लेकिन एक कुत्ता कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं रात को एक नाइफ अपने बेड के पास रखती हूं। हर छोटी आवाज पर मेरी नींद टूट जाती है और मुझे बस एक ही उम्मीद है, दैट जॉन वाकई स्प्रिंग तक यहां से चला जाएगा। लेकिन जब तक वो यहां है, मैं कभी भी रिलैक्स्ड नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे लिए हर नॉक, हर शैडो और हर आवाज जॉन की याद दिलाती है, और मुझे नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा। मेरे पेरेंट्स का जन्म 1952 में हुआ था। उनका पहला बच्चा, मेरी बहन जेनी, अर्ली 1958 में पैदा हुई थी। यह कहानी बिल्कुल 1959 की शुरुआत की है। उस वक्त मेरे पापा बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे और मैं तो बहुत लेट 1960 के एंड में पैदा होने वाला था। तो मेरी माँ और मेरी छोटी बहन घर पे अकेली थीं। दोनों काफ़ी बुरी तरह से फ्लू से परेशान थीं। मेरी माँ ने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ को बुला लेगी हेल्प के लिए। अब रात के बीच का टाइम था। मेरे मॉम, डैड और बहन न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन में रहते थे और मेरी नानी क्वींस, फ्लशिंग में। मेरी माँ ने नानी को कॉल किया और कहा कि एक कैब लेकर सिटी आ जाओ। नानी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद जितना टाइम लगना चाहिए था नानी के पहुँचने का, उतना हो गया। तभी मेरी माँ को फ्रंट डोर पे एक अजीब सा स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दिया। वो थोड़ा डर गई और पूछा, माँ क्या तुम हो? अगर तुम हो तो डोरबेल क्यों नहीं बजा रही? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ और ज्यादा स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई दी। अब मेरी माँ और भी ज्यादा डर गई थी। फिर से बोली, माँ क्या तुम हो? देखो, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो मैं पुलिस बुला रही हूं। लेकिन वहां सिर्फ वही स्क्रैचिंग साउंड सुनाई दिया, कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरी माँ ने फटाफट टेलीफोन उठाया और ऑपरेटर को डायल किया। शायद देर से 1950 में सिर्फ ऑपरेटर को कॉल करना होता था, क्योंकि तब तक 911 नहीं आया था। हेलो, मेरा नाम मिस ओ'डॉनल है। कोई मेरे फ्रंट डोर पे स्क्रैचिंग कर रहा है और जब मैं पूछ रही हूं कि कौन है तो कोई जवाब नहीं दे रहा। ऑपरेटर ने कहा, हम तुरंत एक पुलिस कार भेज रहे हैं। पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई। जब उन्होंने डोर के बाहर देखा तो एक बहुत बूढ़े आदमी को पजामाज में बिना जूतों के खड़े देखा। वो एक पड़ोसी थे जो इसी बिल्डिंग में किसी और फ्लोर पे अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। उन्हें कोई दिमागी बीमारी थी, शायद सिनिलिटी या अल्जाइमर्स। वो किसी तरह घर से निकल आए थे और अपना रास्ता भटक गए थे। उनका बस एक ही क्राइम था कि वो सिर्फ अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि यह कितना दुखद था। वो बहुत लकी थे कि उन्होंने मेरी माँ के डोर पे नॉक किया। अगर किसी और अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटा देते तो शायद किसी ने सुना भी नहीं होता, और अगर वो बाहर निकल जाते बिना जूतों के तो उस ठंड में मर भी सकते थे। उस वक्त बाहर का टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स था, एकदम मिड विंटर, और रात के लगभग 3 बजे का टाइम था। अगली सुबह उनकी बेटियां मेरी माँ के पास आईं। उन्होंने मेरी माँ का शुक्रिया किया कि उन्होंने उनके पापा की जान बचा ली, और साथ ही बहुत माफी भी मांगी कि उनके पापा ने मेरी माँ को परेशान किया। जब मैं 30 साल का था तब मैंने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि अपना पहला घर खरीद सकूं। कोई खास बड़ा या लग्जरी घर नहीं था, और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो एरिया भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने जो अचीव किया था उस पर मुझे गर्व था। जब मैं नया नया शिफ्ट हुआ तो मैंने आसपास के सभी पड़ोसियों से मिल लिया था। पहले 2 हफ्ते के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो एरिया के हिसाब से मुझे काफी हैरानी हुई कि सब लोग काफी अच्छे और फ्रेंडली निकले। कुछ लोगों ने तो मुझे डिनर के लिए भी इनवाइट किया। मुझे जिंदगी भर अपार्टमेंट्स में रहने की आदत थी, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था। पर हां, सभी लोग ऐसे फ्रेंडली नहीं थे। मेरे घर से 2 घर छोड़कर एक आदमी रहता था जो लगभग 50 साल का होगा। जब से मैंने वहां शिफ्ट किया था, हर दूसरे दिन रात के अजीब व गरीब टाइम पर वो मेरे दरवाजे पर आकर नॉक करता और कुछ ना कुछ मांगता। पहली बार जब आया तो बोला कि कोई बचा हुआ ब्रेड है जो तू नहीं खाएगा। फिर एक बार आया और बोला, क्या तू एक बकेट पानी भर सकता है? मेरा पानी कट हो गया है। ऐसे छोटी मोटी लेकिन समझने लायक चीजें मांगता था। लेकिन मैंने लाइन तब खींच दी जब उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि कोई मजबूरी नहीं है जो मैं बार बार इस आदमी की मदद करता रहूं,
क्योंकि मैंने तो बस अभी उससे मिलना शुरू किया था। मैं धीरे धीरे उसकी नॉक्स इग्नोर करने लगा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही आता रहा। फिर एक रात कुछ हफ्ते बाद फिर से नॉक सुनाई दी। मैं इग्नोर करने ही वाला था, जैसे मैंने आदत बना ली थी, लेकिन जब मैंने पीप होल से देखा तो आदमी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। यह देखकर मुझे लगा कि शायद इस बार सच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। मैंने पूछा, भाई क्या चाहिए? जो जवाब उसने दिया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे पूछा, क्या तू मेरे नए ग्रिल का इस्तेमाल कैसे करें यह सिखाने आ सकता है? अब रात के लगभग 12 बजे ग्रिल बनाना मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट निकालकर मदद करने में कोई बड़ी बात नहीं। मुझे उस वक्त कुकिंग का बड़ा शौक था, तो मुझे लगा कि एक नए आदमी को ग्रिल का यूज सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने उससे बोला, 1 मिनट रुक, मैं बस जूते पहन के आता हूं। वो मुझे थैंक यू बोल के चला गया। कुछ मिनट बाद मैं उसके घर गया, गेट खोला और उसके बैकयार्ड में गया, पर वहां कोई ग्रिल दिखाई नहीं दी। ऊपर से वो आदमी भी वहां नहीं था, लेकिन उसका बैक डोर पूरा खुला था। मैंने वहां से झांक कर अंदर देखा और उसका नाम लेके चिल्लाया। तभी नीचे बेसमेंट की तरफ से आवाज आई, हां मैं यहां हूं, मुझे फ्रीजर से मीट निकालने में मदद चाहिए। आवाज थोड़ी मफल्ड थी और उसके बेसमेंट का दरवाजा लेफ्ट साइड पे था। मैं नीचे जाने में हेजिटेंट था, क्योंकि वहां एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सच बोलूं तो उसके घर में कहीं भी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मैंने नीचे से पूछा, भाई लाइट ऑन कर सकता है क्या? अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लाइट खराब है, ऑन नहीं हो सकती। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने जोर से बोला, भाई मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैंने ये बोला, तुरंत नीचे से जोर जोर से भागने की आवाज आने लगी। मेरा रिएक्शन ऑटोमेटिक था। मैं सीधा अपने घर की तरफ भागा। अंदर जाकर तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने कर्टन्स के पीछे से झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं एकदम डर गया था। सोचा कि पुलिस बुला लूं, लेकिन फिर सोचा कि उनको क्या प्रूफ दूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने घर से सिर्फ काम के लिए ही निकला, और उन दिनों में मैंने उस आदमी को फिर से नहीं देखा। कोई लेट नाइट नॉक भी नहीं आई। एक हफ्ते बाद मैं अपने सामने वाले पड़ोसी से बात कर रहा था। मैंने उसको ये सब बताया और बोला कि मैं जल्दी ही ये जगह छोड़ के जाने वाला हूं, पर उसका रिएक्शन बड़ा अजीब था। वो एकदम कंफ्यूज हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि जिस घर की मैं बात कर रहा हूं उसमें तो कोई रहता ही नहीं। वो घर 2 साल से खाली पड़ा है। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पुलिस आई तो उनको अंदर या आसपास कुछ भी अजीब नहीं मिला। मैं कुछ हफ्ते बाद वहां से शिफ्ट हो गया, और यहीं तक मुझे उस बात के बारे में पता है। आज तक मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था और वो मुझे नीचे क्यों बुलाना चाहता था।